मूवी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन के सीन से, जहां हम क्रिस को देखते हैं। क्रिस स्पेशल फोर्स में होता है और अब 8 साल बाद अपने घर लौट रहा होता है। जब वो शहर में एंट्री करता है तो रास्ते में उसे पता चलता है कि शहर का सबसे बड़ा मिल बंद हो चुका है, जबकि इस मिल से ही शहर के ज्यादातर लोग अपना रोजगार चलाते थे। क्रिस समझ जाता है कि मिल बंद होने के बाद यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गई होगी और यही शहर के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। क्रिस अभी मिल को देख ही रहा होता है कि उसके पास एक शेरिफ की गाड़ी आकर रुकती है। इस शेरिफ का नाम टेनिस होता है। टेनिस क्रिस से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। जब क्रिस बताता है कि वो अपने घर लौट रहा है और स्पेशल फोर्स में रह चुका है, तो शेरिफ उसे पहचान जाता है, क्योंकि शहर में क्रिस जैसा आदमी सबको याद रहता है। शेरिफ उसे कहता है कि चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पहले क्रिस मना करता है, लेकिन शेरिफ बार बार रिक्वेस्ट करता है तो क्रिस बैठ जाता है। रास्ते में शेरिफ बताता है कि उसका चुनाव आने वाला है और क्रिस से कहता है कि उसे वोट जरूर देना। क्रिस हाँ में जवाब दे देता है और फिर शेरिफ उसे उसके घर छोड़ देता है। क्रिस घर पहुंचता है, जहां उसकी बहन मिशेल उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद क्रिस के पिता भी बाहर आते हैं और क्रिस को अंदर ले जाते हैं। मिशेल बताती है कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम पीट है। घरवाले क्रिस के आने से खुश होते हैं, लेकिन पीट का व्यवहार ठीक नहीं होता। उसे लगता है कि क्रिस अब उसका कमरा ले लेगा। पीट वैसे भी काफी बदतमीज टाइप का लड़का होता है और गलत संगत में रहता है। क्रिस उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उसका कमरा नहीं लेगा और जरूरत पड़ी तो जमीन पर भी सो जाएगा। अगली सुबह क्रिस घर के बाहर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसका बचपन का दोस्त रे वहां आ जाता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। क्रिस रे से पूछता है कि इतने सालों में वो क्या कर रहा था। रे उसे सच बता देता है कि पहले वो छोटी मोटी नौकरी करता था, लेकिन बाद में गलत रास्ते पर चला गया और ड्रग्स की लत में फंस गया था। हालांकि अब वो 2 साल से सुधर चुका है और शराब भी नहीं पीता। रे क्रिस को बताता है कि पूरे शहर को पता चल चुका है कि वो वापस आ गया है। फिर रे क्रिस को शाम को खेलने के लिए बुलाता है। क्रिस मान जाता है। शाम को रे और क्रिस प्लेग्राउंड पहुंचते हैं और वहां खेलने लगते हैं। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन क्रिस का स्कूल वाला दोस्त था, लेकिन अब वो बहुत अमीर बन चुका होता है। शहर का सबसे बड़ा कैसीनो उसी का होता है। हैमिल्टन के साथ उसके कुछ लोग भी आते हैं। उनमें एक आदमी खास होता है जिसका नाम बूट होता है। बूट कैसीनो में बॉक्सर भी है और हैमिल्टन का राइट हैंड भी माना जाता है। अब वहां खेलने का माहौल बनता है, लेकिन क्रिस को जल्दी समझ आ जाता है कि ये लोग सही नहीं है। ये लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खेल के दौरान ये लोग काफी चालाकी करते हैं और क्रिस की टीम को हरा देते हैं। क्रिस को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता। खेल खत्म होने के बाद हैमिल्टन क्रिस को अपने कैसीनो आने का इनवाइट देता है। क्रिस अपने दोस्त रे के साथ रात में कैसीनो पहुंच जाता है। कैसीनो के अंदर क्रिस का स्वागत होता है और उसे एक वीआईपी रूम में ले जाया जाता है। वहां उसके सामने एक लड़की डांस करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में लड़की की नजर क्रिस पर पड़ती है और वो तुरंत रुक जाती है। असल में वो लड़की क्रिस को जानती होती है। उसका नाम डैनी होता है और वो भी क्रिस की स्कूल फ्रेंड रह चुकी होती है। डैनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसे अपने ही पुराने दोस्त के सामने ऐसा करना पड़ रहा है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। लेकिन अब क्रिस भी डैनी को पहचान चुका होता है। क्रिस उस कमरे से बाहर निकल जाता है और कैसीनो में घूमने लगता है। तभी वो एक गेमिंग टेबल के पास पहुंचता है जहां कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं। क्रिस को वहां देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। जो आदमी गेम चला रहा होता है, क्रिस उसे पकड़कर बोलता है कि ये सब तुम्हारे मालिक को पता है जो तुम कर रहे हो। कैसीनो में जो गेम चल रहा था, क्रिस साफ देख चुका था कि चीटिंग हो रही है, लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं होता। वो उल्टा क्रिस को ही चुनौती दे देता है और बोलता है कि मैं सारे पैसे लगा रहा हूं, अब पासा फेंकता हूं। जैसे ही वो पासा फेंकता है, वही नंबर आता है जो वो पहले से बोल रहा था। अब सबको समझ आ जाता है कि ये लोग सच में चीटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बात खुलती है, ये लोग बहस करने की जगह सिक्योरिटी को बुला लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्रिस को जबरदस्ती बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन क्रिस तो स्पेशल फोर्स में रह चुका था।
वो अकेला ही एक एक करके सबको रोक देता है और खुद को बचा लेता है। तभी वहां बूट भी आ जाता है। बूट सीधा क्रिस के सिर पर पीछे से हमला कर देता है और क्रिस वहीं बेहोश हो जाता है। जब क्रिस को होश आता है तो वो खुद को एक बेसमेंट में पाता है। वहां बूट और उसके आदमी मौजूद होते हैं। बूट क्रिस की स्पेशल फोर्स वाली पहचान देखकर उसका बैज निकाल लेता है और फिर उसे चोट पहुंचाने लगता है। उन्हें लगता है कि क्रिस अब बच नहीं पाएगा, इसलिए वो उसे उठाकर सड़क के बीच छोड़ देते हैं। लेकिन क्रिस जिंदा होता है। कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर उसे देख लेता है और तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। क्रिस की फैमिली को भी ये बात पता चल जाती है और वो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि क्रिस की जान बच गई है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद क्रिस घर वापस आ जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। वो ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। धीरे धीरे वो संभलने लगता है। कुछ समय बाद एक दिन क्रिस अपने पिता के साथ बाजार जाता है, क्योंकि उनके घर के लिए कुछ सामान लेना होता है। वो ट्रक से सामान उतार ही रहे होते हैं कि तभी वहां हैमिल्टन आ जाता है। हैमिल्टन क्रिस से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसके लोगों ने जो किया वो गलत था और उसने उन्हें डांट भी लगाई है। फिर हैमिल्टन क्रिस को एक ऑफर देता है कि वो उसे अपनी सिक्योरिटी का हेड बनाना चाहता है, ताकि क्रिस उसका कैसीनो संभाल सके। लेकिन क्रिस उसका ऑफर साफ मना कर देता है। हैमिल्टन कहता है कि तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी नौकरी ठुकरा दी। वो क्रिस को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस पैसे भी लेने से इनकार कर देता है। क्रिस कहता है कि वो ये सब भूल नहीं सकता और अब वो शेरिफ के पास जाकर शिकायत करेगा। इसके बाद क्रिस शेरिफ के पास पहुंचता है और उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है कि कैसीनो में गलत काम चल रहा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन शेरिफ साफ बोल देता है कि कैसीनो का लाइसेंस है और शहर का बड़ा हिस्सा उसी से चलता है, इसलिए वे उसके खिलाफ नहीं जा सकते। शेरिफ उल्टा क्रिस को ही समझाने लगता है कि तुम जिंदा बच गए, यही बहुत है। वो कहता है कि वो केस दर्ज नहीं करेगा और क्रिस को वहां से निकल जाने को कह देता है। ये सुनकर क्रिस का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो वहां से चला आता है। घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात डैनी से होती है। डैनी उससे मिलने आई होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और हमें पता चलता है कि स्कूल के समय दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। थोड़ी देर बाद डैनी वहां से चली जाती है। इसी बीच क्रिस को एक और बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि पीट हॉस्पिटल में भर्ती है। क्रिस तुरंत वहां पहुंचता है और वहां उसे पता चलता है कि पीट ने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए हैं। क्रिस को यकीन नहीं होता कि पीट को ड्रग्स कहां से मिले। पीट कहता है कि उसने पहली बार लिया था। क्रिस को शक होता है कि ये सब उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। क्रिस पीट के दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये सब उन्हें कहां से मिला। वो बताते हैं कि ये चीज उन्हें कैसीनो के सिक्योरिटी गार्ड देते हैं और वही लोग पूरे शहर में इसे बेचते हैं। ये सुनकर क्रिस पूरी तरह भड़क जाता है। वो घर आता है और गुस्से में एक हथियार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं। क्रिस उस वक्त शांत नहीं होता। वो सीधे कैसीनो पहुंचता है, लेकिन इस बार वो हथियार लेकर अंदर नहीं जाता, बल्कि एक लकड़ी का डंडा लेकर जाता है। कैसीनो के अंदर पहुंचते ही क्रिस वहां तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। सिक्योरिटी वाले उसे रोकने आते हैं, लेकिन क्रिस एक एक करके सबको रोक देता है। तभी बूट भी उससे लड़ने आता है, लेकिन क्रिस उसे भी हराकर बेहोश कर देता है। वहीं क्रिस अपना स्पेशल फोर्स वाला बैज भी वापस ले लेता है जो बूट ने उससे छीना था। हैमिल्टन ये सब देख लेता है और क्रिस से कहता है कि अब उनके बीच दोस्ती वाला रिश्ता नहीं रहा, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। इसके बाद क्रिस वहां से निकलता है, लेकिन बाहर पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे लग चुकी होती है। पुलिस क्रिस को पकड़ लेती है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्रिस अपने लिए एक वकील करता है, फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां कैसीनो के लोग उस पर आरोप लगाने लगते हैं। कैसीनो के जितने भी लोग होते हैं वो क्रिस के खिलाफ गवाही देने लगते हैं। क्रिस का वकील भी उसका सही से साथ नहीं देता। तभी क्रिस समझ जाता है कि उसका वकील भी कहीं ना कहीं हैमिल्टन के साथ मिला हुआ है।
अब क्रिस जज से कहता है कि वो अपना केस खुद लड़ना चाहता है और फिर कोर्ट में खुद बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो साफ कहता है कि कैसीनो में ड्रग्स का धंधा चल रहा है। क्रिस बताता है कि जब वो 8 साल पहले यहां था तब ये शहर ऐसा नहीं था। अब शहर को अंदर से खोखला किया जा रहा है और इसके पीछे वही लोग हैं जो खुद को बिजनेस के नाम पर बड़ा दिखाते हैं। और यहीं से क्रिस की असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि अब वो अकेला उस पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो चुका होता है। क्रिस कोर्ट में जूरी के सामने साफ साफ कहता है कि 8 सालों में सब कुछ बदल चुका है। वो बोलता है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो शहर की हालत और भी खराब हो जाएगी। फिर क्रिस अपने कपड़ों से अपने पुराने जख्म दिखाता है और कहता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वही कल बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है। क्रिस कहता है कि ये जूरी का फैसला सिर्फ उसका फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरे शहर का भविष्य तय करेगा। वो बोलता है कि अगर वो जीत गया तो वो शेरिफ का चुनाव लड़ेगा और अगर जीत गया तो शहर को फिर से पहले जैसा बना देगा। अब जूरी अपना फैसला सुनाती है और फैसला क्रिस के पक्ष में होता है। इसके बाद क्रिस शेरिफ का चुनाव लड़ता है और वो जीत भी जाता है। अब क्रिस उस इलाके का नया शेरिफ बन चुका होता है। शेरिफ बनने के बाद क्रिस पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां पुराना शेरिफ टेनिस खड़ा होता है और उसके साथ कुछ डिप्टी भी होते हैं। टेनिस क्रिस से कहता है कि ये डिप्टी अच्छे लोग हैं, इन्हें अपने साथ रख लो। लेकिन क्रिस सीधा बोल देता है कि तुम्हारी अब यहां जरूरत नहीं है, तुम सस्पेंड हो, और टेनिस को वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर क्रिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। इसके बाद क्रिस सीधा अपने दोस्त रे के पास पहुंचता है। वो रे को एक बैज देता है और कहता है कि वो उसे पुलिस में भर्ती करना चाहता है। रे हैरान होकर पूछता है कि वो किस तरह मदद कर सकता है। क्रिस कहता है कि रे को उसे बताना होगा कि शहर में कहां कहां ड्रग्स बिकता है और कौन लोग इसमें शामिल है। रे तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अब क्रिस और रे एक एक करके छोटे मोटे डीलर्स पर कार्रवाई करने लगते हैं। थोड़े समय में वे लोग बूट तक पहुंच जाते हैं। क्रिस बूट को पकड़कर पूछताछ करता है और उसके पास से सबूत भी मिल जाते हैं। क्रिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। इतना ही नहीं, क्रिस बूट की गाड़ी की तलाशी लेता है और वहां से भी चीजें मिलती हैं। इसके बाद क्रिस उसके नेटवर्क की तरफ और आगे बढ़ता है। क्रिस जानता था कि हैमिल्टन बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपने पिता से कह देता है कि घर पर सावधान रहे और जरूरत पड़े तो खुद को सुरक्षित रखे। उधर उसी शाम डैनी क्रिस के लिए खाना लेकर आती है। दोनों थोड़ी देर साथ बैठकर बात करते हैं और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। अगली सुबह हैमिल्टन अपने कैसीनो में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि बूट गायब है। हैमिल्टन तुरंत समझ जाता है कि ये सब क्रिस ने किया है। वो अपने आदमियों को कॉल करता है और कहता है कि क्रिस को सबक सिखाओ। अब हैमिल्टन के आदमी पूरे शहर में फैल जाते हैं। सबसे पहले कुछ लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिस के घर पहुंचते हैं और घर में मौजूद लोगों को धमकाने लगते हैं ताकि क्रिस दब जाए। उधर क्रिस हालात समझ जाते हैं। वो डैनी को सुरक्षित जगह पर छुपा देता है और खुद सामने आकर मुकाबला करता है। पुलिस स्टेशन में पुराना शेरिफ टेनिस भी नजर आता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो हैमिल्टन के साथ मिला हुआ था। अब दोनों तरफ भारी तनाव का माहौल बन जाता है। क्रिस पीछे नहीं हटता। वो एक एक करके हमलावरों को रोकता है और पुलिस स्टेशन को बचा लेता है। इसी दौरान एक अहम इंसान भी मारा जाता है, जिससे क्रिस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तय कर लेता है कि अब वो इस खेल को खत्म करके ही रहेगा। उधर घर पर भी माहौल खराब हो जाता है। क्रिस का परिवार मुश्किल में आ जाता है, लेकिन क्रिस के पिता भी हिम्मत दिखाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अब क्रिस सीधा उस मिल की तरफ निकलता है जहां से ये पूरा गंदा काम चल रहा होता है। वही मिल जो पहले बंद थी, अब असल में गलत धंधे का अड्डा बन चुकी होती है। क्रिस मिल के अंदर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि हैमिल्टन वही मौजूद है। क्रिस और हैमिल्टन की आमने सामने बातचीत होती है। हैमिल्टन पहले से तैयार होता है क्योंकि उसे पता था कि क्रिस जरूर आएगा। यहां क्रिस एक ट्रैप में फंस भी जाता है,
लेकिन वो हार नहीं मानता। किसी तरह वो खुद को संभालता है और हैमिल्टन से भिड़ जाता है। दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। हैमिल्टन कोशिश करता है कि क्रिस को खत्म कर दे, लेकिन क्रिस अपनी ट्रेनिंग और हिम्मत से उसे रोक लेता है। आखिर में क्रिस हैमिल्टन को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। क्रिस कहता है कि तुमने पूरे शहर में ड्रग्स फैलाया है, अब तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद हैमिल्टन पर कानूनी कार्रवाई होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। क्रिस के पास अब कई सबूत होते हैं जिससे वो पूरे नेटवर्क को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। मिल को बंद कर दिया जाता है और शहर में फिर से सुधार शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लोगों को काम मिलने लगता है, शहर का माहौल ठीक होने लगता है और वही पुराना मिल भी दोबारा शुरू हो जाता है। अब शहर में फिर से खुशियां लौट आती हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।